पोशाली ने मेरे बैठते ही लिफाफा मेरे आगे कर दिया। जिस रोज़ तुम कोलंबो से चले थे, मुझे उसके अगले रोज़ ही कोलंबो से निकालकर मद्रास और फिर दिल्ली पहुंचा दिया गया था। एक पुरस्कार आदमी जिसने फ़ौजी वर्दी पहन रखी थी मेरी रहनुमाई कर रहा था। मैंने रात एक होटल में बसर की और अगले रोज़ सीधी हार्डिंग लाइब्रेरी आ गई। यहाँ पहले ही से बात हो चुकी थी। मेरा ख्याल है कि मुझे यहाँ नौकरी दिलवाने के लिए भारी रिश्वत दी गई थी। मेरा शनाख्ती कार्ड भी तैयार था जो इस वक्त भी मेरी जेब में है। यहाँ मुझे इसराइली लड़की मिस नाओमी जाहिर किया गया है, जो अपने माँ बाप के मरने के बाद हीफा से दिल्ली आ गई थी और यहाँ ही रहना चाहती है। हार्डिंग लाइब्रेरी ही में किताबों को अलमारियों में रखने और निकालने का काम करती हूँ। फिर पोशाली ने मुझे बताया कि कोलंबो वाले एजेंट ने इसे भी चांकिया प्लान के बारे में वो सब कुछ बता दिया था जो इसने मुझे बताया था। पोशाली कह रही थी, क्या तुमने अजायब घर वाले तहखाने को पहले कभी देखा है? मैंने भी कुछ साल इस शहर में गुजारे थे, मगर लाल किला जाने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ था। मैंने सारी कहानी बयान कर दी कि इस वक्त मुझे अपने ऑफिस के सीक्रेट रिकॉर्ड रूम के ताले की चाबी बनवाने का मरहला दरपेश है, जो इसकी मदद के बगैर हल नहीं हो सकता। पोशाली ने चिप्स खाते हुए इर्द गिर्द की नशीसों पर एक निगाह डाली और कहा, तुम मुझे सांचा दो, मैं इसी तरह की चाबी बनवा लूँगी। अंदरून शहर ऐसी दुकानें हैं जो कुछ रुपए लेकर हर किस्म के ताले की चाबी तैयार कर देते हैं। मैंने कहा, मैं कल तुम्हें इस जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस का सांचा ला कर दूंगा। पोशाली ने कहा कि मैं लाइब्रेरी बिल्कुल ना आऊँ। इसने अगली शाम मुझे दिल्ली रेलवे स्टेशन के फर्स्ट क्लास रिफ्रेशमेंट रूम में आने का वक्त दिया और बोली, आज से 10 साल पहले मैंने अपने एक अंकल के साथ इस शहर दिल्ली में 1 साल गुजारा था। वो यहाँ समरकंद से मजहबी किताबें बेचने का कारोबार करने आए थे। मैं इस शहर में काफ़ी घूमी फिरी हूँ। फिल्म शुरू हुई तो हाल में अंधेरा छा गया। चूँकि हमारे इर्द गिर्द दूर तक सीटें खाली पड़ी थी, इसलिए हम बेफिक्री से गुफ्तगू कर रहे थे। पोशाली को मैंने अपने मोती नगर वाले बंगले पर सुजाता और ऑफिस में चीफ सेक्रेटरी तिवाड़ी को मशकूक शख्सियत के बारे में कोलंबो ही में बहुत कुछ बता दिया था। मैंने इसे अपनी वापसी पर तमाम दफ्तरी साथियों मिस्टर तिवाड़ी, सुजाता और अपने रिश्तेदारों के रद्द-ए-अमल से आगाह किया। मैंने इसे ये भी बताया कि मैं लाल किले वाले अजायब घर का जायज़ा ले चुका हूँ। वो कहने लगी, चाबी मैं परसों तुम्हें दूंगी। ये लोग पैसे के एवज जल्दी काम कर देते हैं और बिल्कुल नहीं पूछते कि मैं चाबी की नकल किस लिए बनवा रही हूँ। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि समरकंद और रूस के दूसरे इलाकों में चाबी की नकल बगैर सरकारी इजाज़तनामे के कोई नहीं बनवा सकता। फिर इसने मुझसे पूछा कि अगर इस बात की तस्दीक हो गई कि चांकिया प्लान के फार्मूले की माइक्रो फिल्म तहखाने के लॉकर में ही है, तो मैंने इसके अंदर जाने की तरकीब क्या सोच रखी है। अभी तक मैंने किसी किस्म की तरकीब को आखिरी शक्ल नहीं दी थी। लाल किले में मैंने जो कुछ देखा, इसकी एक एक तफसील से मैंने इसे आगाह कर दिया। जब मैंने इसे ये बताया कि मेरा इरादा अकेले ही इस मिशन पर जाने का है, तो वो एक पल के लिए चुप हो गई। मैं तुम्हारी हिकमत अमली में दखल देना नहीं चाहती, इसने लम्हे भर की खामोशी के बाद कहा। अगर तुम समझते हो कि तुम अकेले इस मिशन को मुकम्मल कर सकते हो, तो इससे बेहतर कोई बात नहीं, क्योंकि ये मिशन इतना नाजुक है कि इसके लिए सिर्फ एक शख्स ही काफ़ी होना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे इशारा कर देना, मैं तुम्हारी मदद को पहुँच जाऊँगी। इसने जेब से तय किया हुआ एक कागज़ निकालकर मुझे थमा दिया। इस कागज़ पर मेरा नाम, नाओनी और टेलीफोन नंबर टाइप किया हुआ है। मैं सुबह 9 बजे से 3 बजे तक हार्डिंग लाइब्रेरी में रहती हूँ। इसके बाद अपने शिवाजी बिल्डिंग वाले फ्लैट में आ जाती हूँ। मैंने पोशाली को दिल्ली वाले मजूब एजेंट से हासिल किए हुए जहरीले सिगारों के बारे में कुछ नहीं बताया था। इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, और जब किसी बात की ज़रूरत ना हो तो हम वो बात कभी दूसरे से नहीं करते, ख्वाह ऐसा करने में बज़ाहिर कोई कबाहत ना हो। राजदारी और ज़रूरत के मुताबिक बात करना जासूसों का अव्वलियन असूल होता है। पोशाली ने कहा, बेशक तुम अपने काम में तजुर्बाकार और माहिर हो, इसके बावजूद तुम्हारा मिशन इस नौइयत का है कि तुम्हारा मुकाबला भारतीय फ़ौज के कमांडो से होगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि लाल किले वाले अजायब घर के बाहर जो भारतीय कंपनी खैमा लगाए बैठी है, इसमें ज़्यादा तादाद फौजी कमांडोज़ की होगी। इसलिए तुम्हारे पास पिस्तौल या एक आधा ब्रेन गन का होना लाजमी है। मैं खुद यही सोच रहा था। ब्रेन गन तो मैं हासिल नहीं कर सकता, लेकिन रिवॉल्वर मैं कहीं ना कहीं से पैदा कर सकता हूँ। ताहम मैं ज़्यादातर अपनी चाबुक दुस्ती और महारत पर भरोसा किए हुए था। अगर ऐसा मौका आ ही गया तो मैंने फैसला कर रखा था कि भारतीय फौजियों का असलहा इन्हीं पर इस्तेमाल करूँगा। जहरीले सिगार वहाँ साल ले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे इतना वक्त नहीं मिल सकता कि सिगार सुलगाने और इसमें जहरीली फुआर के निकलने का इंतज़ार किया जा सकता। मैंने पोशाली से कहा, मेरा सरकारी रिवॉल्वर मुझसे गुम हो गया था। मैंने दूसरे के लिए दरख्वास्त दे रखी है, हो सकता है कि 2-4 दिन में मुझे नया रिवॉल्वर मिल जाए। अभी फिल्म का इंटरवल नहीं हुआ था। पोशाली ने कहा, अब हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। तुम उठकर चले जाओ, मैं तुम्हारे जाने की कुछ देर बाद खुद ही वापस चली जाऊँगी। कल शाम 7 बजे तुम चाबी का सांचा लेकर रेलवे स्टेशन के फर्स्ट क्लास रिफ्रेशमेंट रूम में आ जाना। मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैं उठकर सिनेमा हॉल से बाहर निकल गया, गाड़ी निकाली और अपने बंगले की तरफ चल पड़ा। बंगले पर पहुंचा तो मेरे नेपाली चौकीदार और बॉडीगार्ड ने बताया कि सुजाता बीबी का 3 बार फ़ोन आ चुका है, वो मुझसे मिलना चाहती है। मैंने कमरे में आकर सुजाता को फ़ोन किया। वो मेरी आवाज़ सुनते ही बोली, किशन तुम कहाँ थे? दफ्तर से भी तुम जल्दी निकल आए थे। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि ये लड़की अब मेरी जासूसी करने लगी है, मगर मैं गुस्से को पी गया।
ऐसी कौन सी बात थी डार्लिंग, मेरे कान में दर्द था, इसलिए डॉक्टर के पास गया था। वहाँ कुछ दोस्त मिल गए, हम 12 खंबे चाय पीने चले गए। सुजाता ने ज़रा सा खांस कर कहा, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि आज तीसरे पहर मेरे दफ्तर में एक नौजवान लड़की मुझसे मिलने आई। कहने लगी, मीरठ से आए हुए मुझे 3 रोज़ हो गए हैं, मैं वज़ीर-ए-आज़म इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ से मिलने की कोशिश कर रही हूँ, मगर कोई मुझे सेक्रेटेरिएट के कुरब भी जाने नहीं देता और ना ही कोई इंटेलिजेंस चीफ के घर का पता बताता है। मेरा माथा ठनका, ये कौन लड़की हो सकती है? फिर सोचा कि होगी कोई ज़रूरतमंद, मेरा इससे क्या ताल्लुक़ हो सकता है? मैंने सख्त बोरियत के साथ सुजाता से पूछा कि मेरा इस मामले में क्या काम? तुम सुनो तो सही। इस लड़की ने मुझसे कहा कि बहन, मैंने सुना है कि तुम्हारा एक कज़न प्राइम मिनिस्टर के इंटेलिजेंस ब्यूरो में अफसर लगा है, मुझ पर दया करो और मुझे अपने कज़न से मिलवा दो। सुजाता का जवाब मेरे लिए खैर मुतवक्किल था, आखिर वो किस लिए मिलना चाहती है? अब जो बात सुजाता ने मुझे बताई, इसे सुनकर एक बार तो मेरे पाँव तले से ज़मीन खिसक गई। इस लड़की ने अपना नाम ओशा बताया था। कह रही थी कि मेरा एक मंगेतर जो मीरठ की मिलिट्री इंटेलिजेंस में था और जिसका नाम कैप्टन मल्होत्रा था, जम्मू के किसी फौजी डिपो में आग लग जाने से हलाक हो गया था। मैं इसकी तलाश में दिल्ली आई हूँ। मैंने इससे पूछा कि जब कैप्टन मल्होत्रा मर चुका है तो तुम किसे तलाश करने आई हो? इसके जवाब में ओशा ने कहा कि मुझे यकीन है कि मेरा मंगेतर कैप्टन मल्होत्रा जिंदा है। इंडिया हुकूमत ने किसी वजह से इसे किसी ज़ेरे ज़मीन तहखाने में कैद कर रखा है। मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ से इसलिए मिलने आई। सारी बात मेरे जहन में वाज़ेह हो गई थी। ये वही ओशा थी जो जम्मू में मुझे मिलने आई थी, जहां मैं कैप्टन मल्होत्रा को हलाक करने के बाद इसका रूप धारे थंडर हॉक बेस में मुआयना करने गया था और फिर इस ज़ेरे ज़मीन अड्डे को धमाके से उड़ा दिया था। ये लड़की ओशा मीरठ के इंटेलिजेंस ऑफिसर कैप्टन मल्होत्रा की मंगेतर थी और मैंने इसे कैप्टन मल्होत्रा से फ़ोन पर बात करवाने का वादा भी किया था। बहरहाल ये लड़की ओशा मेरा भांडा फोड़ सकती थी। इसका दिल्ली आना और फिर मेरे इंटेलिजेंस बॉस मिस्टर तिवारी से मिलना मेरे लिए तबाही का बाइस हो सकता था। मैंने इस वक्त ओशा से मिलने का फैसला कर लिया। मैंने सुजाता से पूछा कि लड़की कहाँ ठहरी हुई है। बेचारी दुखी लगती थी, मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ। वो नेहरू नगर के क्वार्टर नंबर 16A में अपने किसी रिश्तेदार के पास ठहरी है। मैंने सुजाता को तसल्ली दी कि मैं ओशा को अपने बॉस से मिलवा दूंगा। फ़ोन बंद करते ही मैं बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। मेरा ओशा से इसी वक्त मिलना बेहद ज़रूरी था। अगर वो अचानक दफ्तर आ जाती और मुझे वहाँ देख लेती तो वो ज़रूर कैप्टन मल्होत्रा कहती हुई मेरी तरफ बढ़ती, क्योंकि जम्मू में स्क्वाड्रन लीडर एम कोल ने इससे मेरा तारुफ कैप्टन मल्होत्रा के नाम से ही करवाया था, इसलिए कि मैं असली कैप्टन मल्होत्रा को हलाक करने के बाद इसी का रूप धार कर वहाँ आया हुआ था। ये बात मेरे लिए इंतहाई ख़तरनाक थी। मैंने इसी वक्त ओशा से मिलने का फ़ैसला किया और गाड़ी निकालकर नेहरू नगर की तरफ रवाना हो गया। घंटी के जवाब में दरवाज़ा अधेड़ उम्र औरत ने खोला, लेकिन ओशा ने भी मुझे देख लिया था। वो जल्दी से दरवाजे पर आ गई। कैप्टन मल्होत्रा, भगवान की कृपा हुई कि तुमसे मुलाकात हो गई, अंदर आ जाओ। एक छोटे से कमरे में वो मेरे सामने बैठ गई और इसने वही कहानी दोहराई कि इसका मंगेतर कैप्टन मल्होत्रा जिंदा है। इसने मुझसे पूछा कि इसका पता कहाँ से मिला है। मुझे तुम्हारा पता किसी ने नहीं बताया। मैंने तुम्हें आज दोपहर को इस क्वार्टर में दाखिल होते देखा था। मैंने झूठ बोला। मैंने तुम्हें पहचान लिया था कि तुम वही लड़की ओशा हो जो जम्मू में मुझे मिलने आई थी। बस ऐसे ही मिलने चला है। यहाँ आकर पता चला कि तुम अभी तक अपने मंगेतर को खोज रही हो। वो पूरे यकीन के साथ कहने लगी, कैप्टन मुझे यकीन है कि मेरा मंगेतर जिंदा है। वो फौजी डिपो के धमाके में हलाक नहीं हुआ। मेरा जहन बड़ी तेज़ी से सोच रहा था कि इस लड़की से कैसे पीछा छुड़ाया जा सकता है। ये लड़की मेरे मिशन की तबाही का बाइस बन सकती थी। मैं इसे हलाक नहीं करना चाहता था और दूसरा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मुझे इस मामले में सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए था। चुनांचे मैंने इसे कहा, ओशा तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें चीफ से मिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तुम अभी इसका जिक्र किसी से मत करना। मैं कल अपने एक दोस्त से बात करूंगा, फिर शाम को 7 बजे तुम्हें बताऊंगा कि इसने कौन सा वकल लिया है। अब मैं चलता हूँ, मैं कल शाम 7 बजे आऊँगा। ओशा के क्वार्टर से निकलने के बाद मैं सीधा अपने बंगले पर आया और पोशाली को इसके फ्लैट पर फ़ोन करके कहा कि मुझे एक इंतहाई अहम मसले पर तुमसे अभी कुछ बात करनी है। पोशाली ने कहा, मैं आधे घंटे बाद तुम्हें रेलवे स्टेशन के फर्स्ट क्लास रिफ्रेशमेंट रूम में मिलूंगी। आधे घंटे बाद मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन के रिफ्रेशमेंट रूम में बैठा पोशाली का इंतज़ार कर रहा था। इसके आने पर मैंने सारी दास्तानी से कह सुनाई। पोशाली कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, मैं इस मसले को हल कर लूँगी, तुम अब इसके क्वार्टर में मत जाना। इसने मुझसे ओशा के क्वार्टर का एड्रेस ले लिया। पोशाली ने मुझे बिल्कुल न बताया कि वो ओशा को हमारे मिशन के रास्ते से हटाने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी। एड्रेस लेकर एकदम वो खड़ी हो गई और फिर खुदा हाफिज कहकर बाहर निकल गई। वो मेरी मददगार बनकर आई थी, लेकिन जाते हुए मुझे एक नई उलझन में गिरफ्तार कर गई थी। इसने ओशा के मसले को खुद अपने हाथ में ले लिया था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मसले को कैसे हल करेगी। रात इसी अधेड़-बुन में गुजर गई। दूसरे दिन दफ्तर में भी मैं इसी ख्याल से परेशान रहा कि कहीं अचानक ओशा यहाँ नमूदार न हो जाए। अगरचे मैंने ओशा को किसी से मिलने के लिए मना कर दिया था, फिर भी मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा हो रहे थे।
ओशा के आने से जम्मू थंडर बेस की तबाही का मामला फिर से जिंदा हो सकता था, और अगर मेरे अय्यार बॉस तिवाड़ी को ये इल्म हो जाता कि मैं जम्मू में कैप्टन मल्होत्रा के रूप में मौजूद था तो मेरी गिरफ्तारी यकीनी थी। लेकिन दिन सुकून से गुजरा। 4 बजे मैं दफ्तर से वापस अपने बंगले पर आ गया। तहखाने वाले मिशन को मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भूल चुका था। मेरे सर पर ओशा सवार थी। मुझे मालूम था कि शाम 7 बजे ओशा अपने क्वार्टर में मेरा इंतजार करेगी, लेकिन पुशाली ने मुझे वहां जाने से मना कर दिया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ठीक 5:45 बजे टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से पुशाली की आवाज़ आई, बेफिक्र हो जाओ, सब ठीक हो गया है, मुझे अब फ़ोन मत करना। हालात के बारे में सोचता हुआ न जाने कब मैं सो गया। दूसरे दिन सुबह मामूल के मुताबिक मैं चाय की प्याली लेकर मेज़ पर बैठ गया और अखबार पढ़ने लगा। दूसरे सफ़े पर मेरी नज़र एक तस्वीर पर ठटक कर रह गई। ये ओशा की तस्वीर थी, मगर इस तस्वीर में वो दरिया के किनारे मुर्दा हालत में पड़ी थी और ख़बर में लिखा था कि एक लड़की ने हालात से दिल बर्दाश्ता होकर दरियाए जमुना में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। लोगों ने इसे पुल पर से दरिया में छलांग लगाते देखा। इसे बचाने की कोशिश की गई थी, मगर वो जिंदा न बच सकी। एक पल के लिए मेरा दिल गम से बोझल हो गया। अखबार मैंने मेज़ पर डाल दिया। पुशाली ने एक फ़र्ज शनास एजेंट का काम किया था। वतन पाक की करोड़ों अवाम की ज़िंदगियों के आगे किसी एक इंसान की ज़िंदगी की कोई हैसियत नहीं होती। इसके बावजूद मुझे इसकी मौत का अफसोस हुआ, क्योंकि वो मोहब्बत की राह में हलाक हुई थी। चंद लम्हे ओशा की मौत का अफसोस करने के बाद मैंने इसका ख्याल जहन से झटक दिया। शाम को पुशाली जब मुझे रेलवे स्टेशन के रिफ्रेशमेंट रूम में मिली तो इस पर ओशा की मौत का ज़रा सा भी असर नहीं था। जो औरत हमारे मिशन की राह में ज़बरदस्त रुकावट डाल सकती थी वो हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हट गई थी। इसने निहायत इत्मीनान से मुझे बताया, अब हमें अपने मिशन की तरफ तवज्जो देनी होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम जितनी जल्दी हो सके कोई प्लान तैयार करके इस पर अमल शुरू कर दो। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर देना। मैं आंधी और तूफ़ान में भी तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगी। प्लान तैयार करने से पहले मौके का तफसीली मुआयना बेहद ज़रूरी था, और मैं अपनी असल शक्ल के साथ भारतीय फ़ौजी कैंप के करीब भी नहीं जाना चाहता था। एक मुद्दत के बाद मुझे फिर भेस बदलने की ज़रूरत पड़ गई। मेरे लिए ये काम कोई मुश्किल नहीं था। मैंने हफ्ते की शाम को बाज़ार से कुछ ज़रूरी चीज़ें ख़रीद कर एक छोटे ब्रीफकेस में बंद की। इसे गाड़ी की सीट के नीचे छुपाया और इतवार की सुबह को अपने बंगले से निकलकर लाल किले वाली ग्राउंड के जुनूब की तरफ दरख्तों में आ गया। यहाँ गाड़ी खड़ी करके मैंने गाड़ी के अंदर ही बैठकर अपना हुलिया बदलना शुरू कर दिया। अभी दिन की रोशनी पूरी तरह नहीं फैली थी। मैंने एक हिंदू जोगी का भेस बदला, अपने कपड़े ब्रीफकेस में बंद करके गाड़ी की सीट के नीचे छुपा दिए, गाड़ी को लॉक किया और जोगी के भेस में ओलख नरिंजन का नारा बुलंद करता हुआ लाल किले की ड्योढ़ी की तरफ चल पड़ा। हिंदुस्तान में जोगी का भेस बदलना आसान, मगर इस भेस के तमाम लवाजमात को निभाना एक ऐसे आदमी के लिए बहुत मुश्किल है जो हिंदी, संस्कृत और हिंदी देवमाला का इल्म न रखता हो। अनाड़ी आदमी जोगी का भेस बदल कर निकले तो किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता है। ऐसे आदमी को यह भी मालूम होना चाहिए कि वो किस धर्म का जोगी बना है। आया वो बुद्ध बख्शु है, शिव देवता का जोगी है, या जीन जोगी है, या विष्णु भगत है। लेकिन मैं संस्कृत के अलावा तामिल, गुजराती और मराठी जुबानें भी बोलता था। वैदों के श्लोक भी मुझे जुबानी याद थे। माथे पर 3 सफ़ेद लकीरें डालकर मैंने विष्णु भगत का रूप धारा था। लाल किले की ड्योढ़ी खुली थी, मगर सियाहों को अभी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। मैं सामने वाली रामलीला ग्राउंड में एक दरख्त के नीचे बैठकर माला का जाप करते हुए नीम आंखों से बराबर किले की ड्योढ़ी की तरफ देख रहा था। आखिर खुदा खुदा करके मैंने कुछ शहरियों को ड्योढ़ी में दाखिल होते देखा। मैं अपनी जगह से उठा और ओलख निरंजन के नारे लगाते किले की ड्योढ़ी में दाखिल हो गए। किले के बाजार की दुकानें खुलना शुरू हो गई थी। मैं बाजार से होता हुआ सब्ज़ाजार के तख्ते पर आ गया। मेरा रुख ऐवान आम की तरफ था। ऐवान आम की अकबी दीवार के सामने एक तरफ खुफिया तहखाने का मुकफ़ल दरवाज़ा था, जिसके बाहर 2 इंडियन फ़ौजी ब्रेन गन्ने उठाए हुए पहरा दे रहे थे। एक जानिब दरख्तों के पास लगे हुए फ़ौजी खेमे के बाहर लकड़ी के खोखों पर 4-5 इंडियन फ़ौजी चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। मैंने फ़ौजियों के करीब आकर बुलंद आवाज़ में ओलख नरिंजन का नारा लगाया, बच्चा हमें भी चाय पिलाओ। हिंदू कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वो इंतहाई ज़ईफ़ुल एतकाद होता है और वो किसी जोगी या साधु के सवाल को कभी नहीं टालता। अगर इसके पास देने को कुछ ना हो तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और इल्तिजा करता है कि इसके हक़ में बद्दुआ न की जाए। इंडियन फ़ौजियों ने मेरी तरफ देखा। एक सिख फ़ौजी ने कहा, बैठ जाओ महाराज, चाय आ जाती है। मैं इनके करीब ही घास पर आलती पालती मारकर बैठ गया और आंख बंद करके संस्कृत में श्लोक पढ़ने लगा। एक फ़ौजी मग में गर्मा गर्म चाय ले आया। मैंने आंखें खोलकर चाय का मग थामा और मुस्कुराकर कहा, तेरा कल्याण होगा बच्चा। फिर मैंने इंतहाई एतमाद के साथ इन फ़ौजियों के चेहरों को बारी बारी देखा और अंधेरे में एक ऐसा तीर फेंका जो किसी न किसी निशाने पर लग सकता था। विष्णु भगवान श्री कृष्ण महाराज के रूप में इस संसार में आए हैं। वो अंतर्यामी थे। हम विष्णु भगवान के भगत हैं और कैलाश पर्वत ने हमें प्राणियों के दिलों में झांकने की शक्ति दी है, परंतु हम सब कुछ देखकर भी चुप रहते हैं। तुमने हमें चाय पिलाकर हमारी सेवा की है, हम तुम्हें इतना ज़रूर बता देंगे कि तुम में से एक ऐसा प्राणी भी है जिसकी पत्नी इससे नाराज़ हो गई है।
और ऐसा जवान भी है जिसको बहुत जल्द लक्ष्मी देवी दौलत से मालामाल करने वाली है। कोई ऐसा घर होगा जहाँ मियाँ बीवी पति पत्नी की लड़ाई नहीं होती। और फौजी चूंकि जरा आखिर मिजाज होते हैं, इनके यहाँ लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है। इसके अलावा हर आदमी को दौलत की तमन्ना होती है। ये दोनों बातें मैंने यही सोच कर कही थी। एक फौजी मेरे करीब आकर अदब से बैठ गया और बोला, महाराज मेरी पत्नी ने कई रोज से मुझे खत नहीं लिखा, वो जरूर मुझसे नाराज है। हमारे ब्याह को अभी 1 साल भी नहीं हुआ, कोई ऐसा टूना बताइए कि मेरी पत्नी का खत आ जाए। इस पर दूसरे फौजी हंसने लगे। मैंने इनकी तरफ देखकर गजबनाक आवाज में कहा, ठट्ठा मत करो, यमदूत तुम्हें बहुत जल्द अपने पंजों में जकड़ने वाला है। सब चुप हो गए। मौत के खौफ से इनके चेहरे एक लम्हे के लिए उतर गए। मेरे सामने बैठे हुए फौजी ने मेरे पाँव को छूकर हाथ अपने माथे से लगा दिया। महाराज इन जवानों का ख्याल ना करिए, ये मूर्ख है। मुझे बताएं मेरी पत्नी मुझसे कैसे खुश होगी, और मेरा हाथ देखो, मुझे लक्ष्मी देवी कब दौलत से निहाल करेगी। मैं इसका हाथ गुस्से से झटक कर उठ खड़ा हुआ। फौजी ने भी मेरी तकलीफ की। महाराज कोई गलती हो गई है तो क्षमा कर दें। मैं इसे एक तरफ ले गया। बच्चा तूने हमें सामान दिया है, हम तुझसे प्रसन्न हुए हैं। वो जवान तुम ही हो जिसे लक्ष्मी देवी बहुत जल्द दौलत से मालामाल करने वाली है। इसका चेहरा खुशी से खिल उठा। बच्चा हमारा दिल तुम पर मेहरबान हो गया है, हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे, लेकिन यहाँ नहीं। यह जगह विष्णु भक्तों की काबिल नहीं है। 1 घंटे के बाद हमें किले की ग्राउंड में नीम के नीचे मिलो। तेरे दिन फिरने वाले हैं, मगर खबरदार अपने साथियों को मत बताना कि तुम हमसे मिलने आ रहे हो, नहीं तो लक्ष्मी देवी तुमसे नाराज हो जाएगी। फौजी ने हाथ बांधकर कहा, महाराज मैं किसी को नहीं बताऊंगा और 1 घंटे बाद आपके चरणों में पहुंच जाऊंगा। मैंने हाथ ऊपर उठाकर ओलख निरंजन का नारा लगाया और किले से बाहर निकलकर इस पार्क के कुर्ब जवार में आ गया, जहां मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी थी। सामने ही वो नीम का दरख्त था जहां मैंने हिंदू सिपाही को बुलाया था। मुझे यकीन था कि वो आएगा और चंद लम्हों बाद वो आ गया। लक्ष्मी देवी तुम पर मेहरबान जरूर है, पर तुमने पिछले जन्म में कुछ ऐसे पाप किए हैं जिनका तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। मैंने इसे डराया। महाराज मुझे बताया, मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। मैंने इसे दिन में रोजाना 4 घंटे दिल्ली के भैरव जी के मंदिर में जाकर श्लोक पढ़ने को कहा, तो वो हाथ बांध कर बोला, महाराज दिन को ड्यूटी होती है, मुझे रोज छुट्टी नहीं मिल सकेगी, रात को चला जाया करूँगा। तुम यहाँ ऐसी कौन सी जरूरी ड्यूटी दे रहे हो? क्या तुम्हें दौलत नहीं चाहिए? क्या तुम अपनी पत्नी से प्यार नहीं चाहते? मैंने जल्दी पर तेल डाला। वो गिड़गिड़ा कर बोला, महाराज किले के नीचे सरकार ने कोई खुफिया शय छुपा रखी है, हम इसकी हिफाजत करते हैं, कोई एक पल के लिए इधर उधर नहीं हो सकता। आप हुक्म करें, मैं सारी रात भैरव जी के मंदिर में बैठा रहूँगा। मैंने इधर उधर की बातों से हिंदू डोगरा फौजी को बहुत कुरेदा, लेकिन वो मुझे सिवाय इसके और कुछ न बता सका कि अजायब घर वाले हाल के नीचे हुकूमत की कोई अहम दस्तावेजात मौजूद हैं, जिसकी हिफाजत के लिए वहाँ 7 फौजी दिन के वक्त और 7 फौजी रात के वक्त ड्यूटी देते हैं। 7 में से 4 खैमे मेरी रिजर्व के तौर पर मौजूद होते हैं। 2 फौजी तहखाने के दरवाजे पर और 1 फौजी रोशनदान वाली दीवार के साथ चल फिर कर पहरा देता है। मैंने इससे ये भी मालूम कर लिया कि फौजी खैमों में सिवाय ब्रेन गनों और मैगजीन की और कोई असला नहीं है। ठीक है, तुम रोजाना रात के 10 बजे भैरव जी के मंदिर में जाकर 1 घंटा श्लोक पढ़ लिया करो। मतलब निकल आने पर मैंने इसकी मर्जी के मुताबिक इसे इजाज़त दे दी। मैं 15 दिन के बाद तुम्हें रात को भैरव वाली के मंदिर में ही मिलूंगा। अब दफ़ा दूर हो जाओ, और अगर तुमने मुझसे मुलाकात करने का किसी से जिक्र किया तो याद रखो, तुम्हारी पत्नी मर जाएगी और जो दौलत तुम्हें लक्ष्मी देवी से मिलने वाली है इससे भी महरूम हो जाओगे। फौजी ने मेरे पाँव को हाथ लगाकर कसम खाई कि वो किसी से कुछ भी बात नहीं करेगा, और उठकर मुझे प्रणाम करता हुआ वापस चला गया। अगरचे मैंने अपना हुलिया काफ़ी बदला हुआ था, फिर भी मैं उठ के पार्क की तरफ चल दिया और गाड़ी को वहाँ से निकालकर एक वीरान इलाके की तरफ ले गया, जहाँ मैंने जोगियों वाला लिबास उतार कर रुमाल से चेहरे पर लगी हुई तिलक की लकीरें साफ की, अपना धोती कुर्ता और बास्केट पहनी, जोगियों वाली लिबास को ब्रीफकेस में बांध कर और अपने बंगले की तरफ चल दिया। इसी शाम मैं पोशाली से मिला और इसे डोगरा से होने वाली मुलाकात की तफसील बताकर राय देने को कहा। वो जरा सी मेरी तरफ झुकी और धीमी आवाज में बोली, हम इस हिंदू डोगरे को इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस वक्त तुम्हारे काबू में है। मैं सिगार का कश लगाते लगाते रुक गया। किस तरह? मैंने बेचैनी से पूछा। पोशाली ने मुझे एक ऐसी स्कीम बताई जिस पर अमल करने से कम थोड़ी देर के लिए दुश्मन का जवाबी हमले का खतरा टल सकता था, लेकिन यह स्कीम इस एतबार से बेहद खतरनाक थी कि अगर हिंदू फौजी को हम पर जरा सा भी शक हो गया तो मेरी गिरफ्तारी यकीनी थी। मैंने चंद लम्हे गौर किया और पोशाली की इस स्कीम पर अमल करने को तैयार हो गया। वहीं बैठे बैठे पोशाली ने सारी तफसीलात तय कर ली और मुझे शहर से बाहर जमुना किनारे इस खंडर का पता भी बता दिया, जहाँ इसे आधी रात को लक्ष्मी देवी के रूप में जाहिर होना था। रात 11:15 बजे मैंने जोगियों के लिबास वाला ब्रीफकेस उठाया और डाइनिंग रूम का दरवाज़ा बंद करके गैराज की तरफ बढ़ा। नेपाली चौकीदार कुछ फासले पर बरामदे में टहल रहा था। मैंने इससे कहा कि मैं एक सरकारी काम से एयरपोर्ट जा रहा हूँ, वहाँ मुझे कुछ देर हो सकती है।
मेरा रुख भैरव जी के मंदिर की तरफ था। गाड़ी कुछ फासले पर खड़ी करके मैंने जोगियों वाला लिबास पहना, माथे पर विष्णु भगवान की 3 सफेद लकीरें डाली और हाथ में तवारी मनकों की माला लिए भैरव जी के मंदिर की तरफ चला, जो खाली खाली लग रहा था। सिर्फ 2 नौकर मंदिर की ड्योढ़ी के अंदर बैठे ऊँग रहे थे। मेरी नजरें फौजी को ढूंढ रही थी। आखिर वो नजर आ गए। मंदिर के दालान में वो एक सतून के पास घुटने टेके, हाथ जोड़े, आंखें बंद किए बैठा राम नाम कर रहा था। मैंने करीब जाकर इसके कांधे पर हाथ रख दिया। तुम बड़े सौभाग्य हो, लक्ष्मी देवी ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और तुम्हें अपने पास बुलाया है। डोगरा फौजी मुझे देखते ही पाँव छूकर उठ खड़ा हुआ। मैं इसे जल्दी से मंदिर के अंधेरे कोने में ले गया। मैंने इसे बताया कि ज्ञान ध्यान के दौरान लक्ष्मी देवी मेरे सामने आई और कहा कि जिस बालक को तुमने भैरव जी के मंदिर में राज भजन के लिए भेजा है, मैंने इसकी प्रार्थना कबूल कर ली है और अब मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि इसे लेकर जमुना पार वाले खंडर में आ जाओ। मैं खुद अपने पुजारी को दर्शन दूंगी और इसे बताऊंगी कि इस पर मेरी दौलत की बारिश किस तरह से होगी। हिंदू डोगरा फौजी तुम्हारे खुशी के मेरे आगे बिछा जा रहा था। इसी वक्त मेरे साथ चलने को तैयार हो गया। मैंने सख्त ताकीद की कि वो खामोश रहे। लक्ष्मी देवी दर्शन के बाद वो कुछ कहे इसे गौर से सुने और इस पर अमल करे ताकि वो दौलत से मालामाल हो सके। जमुना पार का खंडर ज्यादा फासले पर नहीं था। सारा इलाका सुनसान और खंडर तारीकी में डूबा हुआ था। मैं इसे खंडर के तारीख दरवाजे पर ले आया। ड्योढ़ी के अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पोशारी को लक्ष्मी देवी के रूप में इस ड्योढ़ी से नमूदार होना था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि पोशाली ने यहाँ आने और लक्ष्मी देवी का रूप बदलने का क्या इंतजाम किया था, लेकिन मुझे यकीन था कि वो हर मरहला कामयाबी से तय करेगी। हिंदू फौजी मेरे साथ लगकर हाथ बांधे खड़ा था। फरते अकीदत से इसका दुबला पतला जिस्म जैसे कांप रहा था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।